जय भीम दोस्तों क्या आप जानते हैं मान्यवर साहब कांसीराम ने अपनी मां को 1964 में 24 पन्नों का पत्र लिखते हैं कि मां, अब मैं कभी घर नहीं लौटूंगा। क्या आप जानते हैं कि कांसीराम साहब ने अपनी मां को लिखे पत्र में क्या कसम खाई थी? क्या आपको पता है कि एक सरकारी वैज्ञानिक जिसके पास एक सुरक्षित भविष्य और आरामदायक जिंदगी थी, उसने सब कुछ छोड़कर सड़कों की धूल क्यों चुनी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, साहब कांसीराम कोई साधारण नेता नहीं थे। वे एक सोशल इंजीनियर थे जिसने बहुजन समाज को यह एहसास कराया कि वोट का अधिकार सिर्फ एक पर्ची नहीं बल्कि एक ब्रह्मास्त्र है जो सदियों की गुलामी की जंजीरों को काट सकता है। दोस्तों, साहब कांसीराम जी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी। उन्होंने सिखाया कि राजनीति सत्ता का खेल नहीं बल्कि वह मास्टर चाबी है जिसे तरक्की के बंद दरवाजे खोले जाते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में एक रामदासिया सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता के पास कुछ जमीन थी और घर में शिक्षा का माहौल था। कांसीराम जी पढ़ने में मेधावी थे। उन्होंने 1956 में रोपड़ के सरकारी कॉलेज के साइंस में ग्रेजुएशन किया। 1958 में उनकी प्रतिभा के कारण उन्हें रक्षा मंत्रालय के अधीन पुणे के ERDL में एक क्लास 1 ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली। एक शानदार सरकारी नौकरी, समाज में सम्मान और एक सुरक्षित भविष्य, सब कुछ उनके पास था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट तारीख थी 14 अप्रैल 1964। पुणे की उस लैब में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर दी जाने वाली छुट्टी को प्रशासन ने अचानक रद्द कर दिया। प्रशासन का तर्क था कि अंबेडकर केवल पिछड़ों के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता नहीं। वहीं काम करने वाले एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दीना भाना ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। जब दीना भाना को प्रताड़ित किया गया तब कांसीराम जी, जो उस समय तक बाबा साहेब के विचारों से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे, उन्होंने दखल दिया। उन्होंने देखा कि एक छोटे से कर्मचारी में अपने महापुरुष के प्रति इतना सम्मान है, लेकिन ऊंचे पदों पर बैठे पढ़े लिखे लोग खामोश हैं। यहीं से शुरू होती है बदलाव की लहर। कांसीराम जी ने दीना भाना का साथ दिया और कानूनी लड़ाई लड़ी। अंततः जीत हुई और छुट्टी बहाल हुई। लेकिन इस घटना ने उनके भीतर एक ज्वालामुखी पैदा कर दिया। उन्होंने उसी रात बाबा साहेब की किताब एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश को एक ही बैठक में पढ़ डाला। उस किताब ने उनकी आंखों से पर्दा हटा दिया। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि स्वाभिमान से जीने के लिए होनी चाहिए। यहीं से शुरू होता है साहब कांसीराम जी का ऐतिहासिक त्याग। दोस्तों, यह वो क्षण था जब एक वैज्ञानिक क्रांतिकारी बन गया। उन्होंने महसूस किया कि वह समाज के प्रति कर्जदार है। उन्होंने अपनी मां को एक पत्र लिखा जिसे आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में याद किया जाता है। उन्होंने लिखा, मां, अब मैं कभी घर नहीं लौटूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी कोई संपत्ति नहीं बनाऊंगा और मैं अब किसी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। मेरा पूरा जीवन अब उस समाज के लिए है जिसकी आंखों में आंसू हैं। उन्होंने अपनी 24 पेज की उस चिट्ठी के साथ ही अपनी सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे दी। वे अपनी साइकिल पर एक झोले के साथ सड़कों पर निकल पड़े, एक ऐसे मिशन पर जिसने आगे चलकर भारतीय लोकतंत्र की चूलें हिला दी। दोस्तों, मान्यवर कांसीराम साहब केवल एक नेता नहीं थे, वे एक अद्भुत रणनीतिकार थे। उन्होंने महसूस किया कि बिना संगठन के संघर्ष अधूरा है, लेकिन संगठन बनाने के लिए पैसा, बुद्धि और लोग चाहिए थे। इसके लिए उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह 3 स्टेप फार्मूला तैयार किया। 1971 में मान्यवर कांसीराम जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक संगठन की नींव रखी, बामसेफ, जिसका पूरा नाम था ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। बाद में सन 1978 में
इसे औपचारिक रूप से पूरे देश में संगठित किया गया। उनका तर्क था कि जो लोग आरक्षण के जरिए पढ़ लिख कर अधिकारी बन गए हैं वे समाज का ब्रेन बैंक हैं। उन्होंने नारा दिया, पे बैक टू सोसाइटी। उन्होंने कहा, अगर आप अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा और अपने समय का कुछ हिस्सा समाज को नहीं देते तो आप समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बाम सेफ ने आंदोलन को संसाधन और बौद्धिक मजबूती दी। जब बाम सेफ मजबूत हो गया तो उन्होंने DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई। बाम सेफ कर्मचारियों का था जो राजनीति नहीं कर रहे थे, लेकिन DS4 ने आंदोलन को सड़कों पर उतार दिया। यही वह समय था जब उन्होंने अपनी मशहूर साइकिल यात्राएं शुरू की। उन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा की, गांव-गांव गए और लोगों को जगाया। इसी दौरान उन्होंने वह ऐतिहासिक नारा दिया, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। इस नारे ने जातियों में बटे 85% समाज को एक पहचान दी, बहुजन। अंततः 1984 में बाबा साहेब के जन्मदिन पर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने साफ कहा कि हमें अब अधिकार मांगने नहीं हैं बल्कि छीनने हैं, और उसके लिए सत्ता की मास्टर चाबी चाहिए। उन्होंने एक बहुत ही गहरा दर्शन दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उन्होंने बहुजन समाज को समझाया कि तुम्हारा वोट तुम्हारी ताकत है, इसे बेचना नहीं बल्कि शासन करने के लिए इस्तेमाल करना है। दोस्तों, राजनीति में अक्सर लोग पैसा और मीडिया के दम पर चुनाव जीतते हैं, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब ने बिना इस दोनों ताकत के इतिहास रच दिया। उनकी कार्यशैली के कुछ ऐसे स्तंभ थे जो आज भी मैनेजमेंट और राजनीति के छात्रों के लिए शोध का विषय है। उस दौर में जब बड़े नेता आलीशान गाड़ियों में चलते थे, कांसीराम साहब ने साइकिल को अपना रथ बनाया। उन्होंने हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्राएं की। 1983 की बहुजन जागरूकता यात्रा में उन्होंने 7 राज्यों के 3000 से अधिक गांवों का दौरा किया। उनका मानना था कि जब तक आप अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के साथ बैठकर उसकी रोटी नहीं तोड़ेंगे तब तक आप उसका दुख नहीं समझ सकते। साइकिल ने उन्हें आम आदमी से सीधे जोड़ दिया। दोस्तों, उस समय का मुख्य धारा का मीडिया कांसीराम साहब को जातिवादी कहकर उनका बहिष्कार करता था। उनकी अखबारों को जगह नहीं दी जाती थी। तब साहब ने कहा, अगर मीडिया हमारे साथ नहीं है तो हम अपनी दीवारों को ही अपना अखबार बना लेंगे। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश और पंजाब की दीवारों को नीले रंग और क्रांतिकारी नारों से भर दिया। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा जैसे नारों ने दीवारों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बना ली। यह उस दौर का सोशल मीडिया था। कांसीराम साहब का दर्शन बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं बल्कि शासन में हिस्सेदारी है। उन्होंने वह ऐतिहासिक नारा दिया जो आज भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मंत्र बन चुका है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने बहुजन समाज को एहसास कराया कि तुम 85% हो, तुम याचक नहीं दाता हो। तुम्हें दूसरों की पार्टी में पिछलग्गू बनने के बजाय अपनी खुद की पार्टी चाहिए। साहब ने समाज को हार से न डरने का हौसला दिया। उन्होंने एक अद्भुत चुनावी गणित सिखाया। पहला चुनाव अपनी पहचान बनाने और हारने के लिए, दूसरा चुनाव विरोधियों को हराने और अपनी ताकत दिखाने के लिए, और तीसरा चुनाव खुद जीतने और सत्ता पर कब्जा करने के लिए। इस रणनीति ने कार्यकर्ताओं में धैर्य और लंबे संघर्ष का जज्बा पैदा किया। उन्होंने सिखाया कि लोकतंत्र में वोट का अधिकार वह हथियार है जिससे बिना खून बहाए क्रांति की जा सकती है। दोस्तों, राजनीति भाषण देना आसान है, लेकिन सत्ता के समीकरण बदलना सबसे कठिन है। मान्यवर कांसीराम साहब ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना उस दौर का कोई बुद्धिजीवी नहीं कर सकता था। उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य में, जहां जातिवादी की जड़ें बहुत गहरी थी, वहां एक साधारण परिवार की शिक्षित बेटी बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। यह केवल एक पद का मिलना नहीं था, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे बड़ी मूक क्रांति थी। जिस समाज को गलियों में चलने की इजाजत नहीं थी, आज उस समाज की बेटी पूरे उत्तर प्रदेश का शासन चला रही थी। साहब ने साबित कर दिया कि सत्ता मास्टर चाबी है। जब आपके पास सत्ता होती है तो आप नीतियां बदलते हैं,
आप इतिहास बदलते हैं। साहब कांसीराम जी जानते थे कि जिस कौम का अपना इतिहास नहीं होता वह कौम कभी शासक नहीं बन सकती। उन्होंने उन महापुरुषों को खोज निकाला जिन्हें मुख्य धारा के इतिहास ने भुला दिया था। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक विचारों को घर घर पहुंचाया। उन्होंने कोल्हापुर के छत्रपति साहू जी महाराज के आरक्षण के संघर्ष को याद दिलाया। उन्होंने दक्षिण के पेरियार ईवी रामास्वामी के स्वाभिमान आंदोलन को उत्तर भारत की राजनीति का हिस्सा बनाया। दोस्तों, अगर आज हम इन महापुरुषों के नाम गर्व से लेते हैं तो इसका श्रेय मान्यवर कांसीराम साहब की उस दूरदर्शी सोच को जाता है जिसने हमारे पुरखों के सम्मान को वापस दिलाया। साहब ने राजनीति को केवल चुनाव जीतने का जरिया नहीं माना। उन्होंने सिखाया कि सत्ता का अर्थ है गरीबों को पट्टे की जमीन देना, गांव में अंबेडकर ग्राम योजना चलाना और महापुरुषों के नाम पर जिलों और विश्वविद्यालयों का निर्माण करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपना गौरवशाली इतिहास जान सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें सत्ता इसलिए नहीं चाहिए कि हम दूसरों पर जुल्म करें, बल्कि इसलिए चाहिए ताकि कोई हम पर जुल्म न कर सके। उन्होंने बहुजन समाज को याचक की भूमिका से निकालकर शासक की मानसिकता में ढाल दिया। दोस्तों, काल के चक्र को कोई रोक नहीं सकता। 9 अक्टूबर 2006 को मान्यवर कांसीराम साहब का पार्थिव शरीर हमसे ओझल हो गया। लेकिन क्या एक क्रांतिकारी कभी मरता है? नहीं, साहब आज भी जीवित हैं। हर उस गरीब के स्वाभिमान में जो सिर उठाकर चलता है, हर उस युवा की आवाज में जो अन्याय के खिलाफ बोलता है, और हर उस सांसद और विधानसभा में जहां शोषित समाज के प्रतिनिधि दहाड़ते हैं। उन्होंने अपना घर नहीं बसाया, अपनी संपत्ति नहीं बनाई, यहाँ तक कि अपनी अस्थियों को भी चलते हुए पानी में विसर्जित करने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी अस्थियां तभी विसर्जित की जाएं जब उनका बहुजन समाज पूर्ण रूप से आजाद और सत्तासीन हो जाए। यह समर्पण की प्रकाष्ठा थी। दोस्तों, इस बार 15 मार्च को मान्यवर साहब कांसीराम के जन्मदिन पर हमें केवल फूल नहीं चढ़ाना है, केवल नारे नहीं लगाना है। आज हमें खुद से एक सवाल पूछना है, क्या हम उनके पे बैक टू सोसाइटी के कर्ज उतार रहे हैं? साहब कहते थे, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बने हैं तो यह आपकी काबिलियत के साथ साथ उस समाज के संघर्ष का नतीजा है जिसने आपको आरक्षण और अधिकार दिलवाए। इसलिए आज संकल्प लें, हम शिक्षित हुए हैं तो अपनों को शिक्षित करेंगे, हम समर्थ हुए हैं तो कमजोर का हाथ थामेंगे, हम संगठित रहेंगे ताकि कोई हमें फिर से गुलाम न बना सके। दोस्तों, याद रखिए, मान्यवर कांसीराम साहब ने हमें याचक से शासक बनाया है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मसाल को बुझने न दें। संघर्ष कठिन हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। तभी तो कहा गया है, मंजिल मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो सरासर गलत बात है। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि साहब का सपना समता मूलक समाज पूरा न हो जाए। तो दोस्तों, मान्यवर कांसीराम साहब जी के जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी कमेंट में मान्यवर कांसीराम जी के सम्मान में जय कांसीराम, जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा बहुजन समाज जागरूक हो सके। और हमसे जुड़ने के लिए बहुजन चेतना चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांसीराम।